हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं रोटेशनल मोशन का, जिसमें हमने पीछे जो बातें की थी उसमें एक रिलेशन लेंगे। टो यानी बल आघूर्ण, ठीक है, टॉर्क टाउ भी कहते हैं, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण, और अल्फ़ा होता है कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सीलरेशन। इन तीनों में रिलेशन है। उस रिलेशन के आधार पर हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल करेंगे, और यदि वीडियो लंबा नहीं होगा तो हम हिंज फोर्स एज ए प्रतिक्रिया बल है, रिएक्शन फोर्स, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक, और अपने साथी लोगों या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आप यह वीडियो देखिए और साथियों के पास शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं टो इक्वस टू आई अल्फ़ा। टो में, आई में और अल्फ़ा में क्या रिलेशन होता है, उसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए हम कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे वो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। रिलेशन आप क्लियर है। टाउ यानी बल आघूर्ण, टाउ इक्वस टू होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। टाउ इक्वस टू क्या होता है दोस्तों? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर और एफ वेक्टर, ये आप जानते हो। इसी से ही फॉर्मूला बनता है। जैसे हम इसको आर और एफ को हम लिख देते हैं आर एफ साइन थीटा। थीटा मान लीजिए 90 है तो साइन 91 हो जाएगा। तो टाउ इक्वस टू आ जाएगा आर एफ, और एफ होता है दोस्तों एम ए। एफ क्या होता है? एम ए, ठीक है। और ए और अल्फ़ा में रिलेशन भी आप जानते हो, तो आर एम ए क्या होता है? ए इक्वस टू आर अल्फ़ा। ए इक्वस टू आर अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आर अल्फ़ा। तो टाउ इक्वस टू हो गया एम आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। तो टाउ इक्वस टू एम आर स्क्वायर हो गया आई, तो टाउ इक्वस टू हो गया आई अल्फ़ा। ठीक है। एस इक्वस टू होता है आर थीटा, वी इक्वस टू होता है आर ओमेगा, ए इक्वस टू होता है आर अल्फ़ा। इसी प्रकार टाउ इक्वस टू हो गया आई अल्फ़ा। ठीक है। जे या एल होता है आर पी। इसी प्रकार टाउ और जे में भी रिलेशन होता है, वो हम आगे समझ लेंगे। तो ये आर में सभी में आ रहा है, यहाँ भी अल्फ़ा जो है वो आर की फॉर्म में है। ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी बॉडी ले रहे हैं, रिजिड बॉडी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स वो आपके इंडिपेंडेंट ऑफ इनर्शियल ऑफ फ्रेम रहे तो वो रिजिड बॉडी है। ठीक है। तो इसमें मान लीजिए ये एक सेंट्रल पॉइंट हो गया, और इससे जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए R1 है, और इस पर हम यूँ फोर्स लगा रहे हैं F1, और ये पार्टिकल यूँ मूव कर रहा है, ये हो गया टेंजेंट फोर्स। ठीक इसी प्रकार ये वाली जो डिस्टेंस है ये R2 है, ये वाला जो पार्टिकल था ये M1 था, ये वाला जो पार्टिकल है ये
m2 है। इस पर यदि हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से फोर्स जो होता है जिसमें हम टॉर्क प्रोड्यूस होता है, उसी तरह से यहाँ आपके अलग अलग के लिए, इसके लिए मान लीजिए टाउ 1 आ गया, इसके लिए टाउ 2 आ जाता है, टाउ 2 आ जाता है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी हमने यहाँ इसमें बातें की है। रिलेशन टाउ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा आ गया और टाउ इक्वल्स टू आर इंटू एफ, ये आप पहले जान चुके हो। आज हम इस चैप्टर में इस वीडियो में टाउ आई और अल्फ़ा में रिलेशन लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा थोड़ा सा आपको एक समराइज्ड कि हम किस तरह के यहाँ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कि मान लीजिए ये हमने यहाँ एक रॉड ली है, ठीक है, और इस रॉड का मास m और जो लेंथ है वो l है। अब इसको हमने यहाँ जो पिवोटेड कर रखी है वो इसके सेंटर ऑफ मास पॉइंट से पिवोटेड कर रखी है, ठीक है। क्या कर रखा है दोस्तों, सेंटर ऑफ मास से हमने इसको पिवोटेड कर रखी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके साइड पर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ साइड पर। तो हमको फाइंड करना है अल्फ़ा और थीटा इन t सेकेंड। अल्फ़ा और थीटा क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, जो इस पूरी की पूरी जो रॉड है इसको हमने फिक्स कर रखा है इसके सेंटर ऑफ मास पर, और ये इसके साइड पर हम ये फोर्स लगा रहे हैं जिसके कारण यह रोटेट करेगी, और इसमें हम यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू मेज़र करेंगे, ठीक है। क्लियर है, कैसे करेंगे क्या करेंगे वो हम आगे समझते हैं। ठीक इसी प्रकार हम एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे, और इस दूसरे क्वेश्चन में हम फिर से वही रोड लेंगे, और इस रोड को इस बार हम साइड से पिवोटेड कर लेते हैं। वही m मास है और l लेंथ है, ठीक है। और इस बार वही फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए जो फोर्स है वो हम जो आपके ये है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रॉड है, इससे 37 डिग्री एंगल पर है, ठीक है। तो आपको अल्फ़ा और a जो सेंटर ऑफ मास है, ऑफ सेंटर ऑफ मास, उस पर एक्सीलरेशन क्या होगा और एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा वो हम लेते हैं। तो इस बार हमने क्या किया, वही फोर्स है, उस फोर्स का हम यहाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी वर्टिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण यह मूव करेगा नहीं और रोटेट करेगा नहीं। तो यहाँ हमने इस बार जो इसको पिवोटेड कर दिया वो एक एज पर कर दिया, एक साइड में कर दिया। तो ये रॉड रिलेटेड एक अदर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसी का ही एक फॉर्म हमने ले लिया। नेक्स्ट दोस्तों हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इसको फिर से हमने पिवोटेड कर दिया, और वो जो पिवोटेड पॉइंट है वो हमने कहाँ लिया है, इस बार थोड़ा सा साइड में, यानी यहाँ तो हमने कहाँ ले लिया था, मिड पर, मिड पॉइंट, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास पर। इसमें हमने ये साइड में ले लिया। इस बार न हमने साइड में लिया है और न ही हमने सेंटर पर लिया है। इससे मान लीजिए ये l/4 डिस्टेंस पर है। कहाँ है, l/4 डिस्टेंस पर। वही मास m और लेंथ l है, और वही आपको फाइंड करना है अल्फ़ा या a या थीटा, जो भी हम लेना चाहें। और इस पर जो फोर्स लगा रखी है वो फिर से परपेंडिकुलर ही हम इस पर अप्लाई कर देते हैं। क्लियर। फोर्थ हम दोस्तों पोजीशन और ले लेते हैं। फोर्थ पोजीशन में हमने क्या कर दिया, रॉड ले ली
और उस रॉड के एक साइड को हमने क्या कर देते हैं, पिवोटेड कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं और इसको हम रिलीज्ड कर देते हैं, रिलीज्ड कर देते हैं, यानी फ्रीली हम इसको यहाँ से रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, फ्रीली फॉल कर देते हैं। तो ये क्या होगी, ये यहाँ से यूँ नीचे की तरफ जाएगी और इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स स्वाभाविक है इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, जो कि mg की फॉर्म में होगा। तो आपको इसमें वही फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा मेज़र करना है। वो हम किस तरह से कैसे करते हैं और वो चीज़ें यहाँ हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, वही जो फिफ्थ क्वेश्चन है, मान लीजिए ये आपके एक साइड रॉड है और इसको एक साइड को हमने यहाँ फिक्स कर दिया। ठीक है, और ये आपके यहाँ है रॉड, कितने डिग्री पर है, 37 डिग्री पर है। ठीक है, और यह रिलीज़्ड, यहाँ से हम इसको, पहले यहाँ थी और यहाँ से हमने इसको रिलीज़्ड कर दिया, छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। तो ये पूछा है जब ये 37 डिग्री एंगल पर आ जाएगी तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें मेज़र करनी है, अल्फ़ा की वैल्यू मेज़र करनी है। ठीक है, तो हमको ये एक अलग कंडीशन लेनी है। वहाँ रिलीज़्ड करने पर क्या होगा, वो वाली कंडीशन हमने ली थी, लाइक दिस, ये इस तरह से जा रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो ये एक दोस्तों यहाँ एक अलग कंडीशन हम ले लेते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि यहाँ मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ और एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो ये हमने इस रॉड से रिलेटेड 5 जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो ली हैं। सबसे पहले एक रॉड ली है, इस रॉड को हमने पिवोटेड कर दिया सेंटर ऑफ पॉइंट से, यानी सेंटर ऑफ पॉइंट से हमने फिक्स कर दिया। दूसरे में हमने साइड में फ़िक्स कर दिया, तीसरे में, चौथे में भी साइड में फ़िक्स किया है और जो फिफ्थ वाली कंडीशन है उसमें भी हमने साइड में फ़िक्स कर दिया। यहाँ हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं 37 डिग्री एंगल पर, यहाँ हमने इसको रिलीज़्ड कर दिया और ये कहाँ जाएगी, पूरी की पूरी अर्थ पर जाने के कारण जो भी वैल्यू है वो लेनी है। और लास्ट में हमने इसको 37 डिग्री एंगल पर जब ये आती है तो फिर क्या कंडीशन होगी। और हम इसमें पॉसिबिलिटी लेने के लिए यहाँ क्या कर दिया, इस बार जो पिवोटेड पॉइंट है न तो वो साइड में यानी एज पर और न ही इसके मिड पॉइंट पर, हमने एक अलग ही कोई लेंथ ली है L/4 वहाँ लिया है और जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर ही लगाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए इसको हमने साइड में लगा सकते हैं, यहाँ भी ये इसको साइड में लेके और जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर ले सकते थे। तो ये जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं एक रॉड से रिलेटेड वो हमने यहाँ ली है। आई थिंक क्लियर है। इसी प्रकार ये आपके कंडीशन हो जाती हैं 1 2 3 और 4 5। ठीक है, सिक्स्थ वाली जो कंडीशन है उसके लिए हम एक डिस्क ले लेते हैं या एक हम नेक्स्ट दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, हमने ये एक डिस्क ले ली या एक रिंग भी ले सकते हैं। डिस्क को हमने इसके सेंटर ऑफ मास से पिवोटेड कर दिया और फिर ये यहाँ से यूँ रोटेट कर रही है। ठीक है, और रोटेट करने पर इस पर हमने ये फोर्स जो है वो किधर भी इसके टेंजेंशियल यानी परपेंडिकुलर जो है वो अप्लाई कर देते हैं। आर है इसका रेडियस, आर की कोई वैल्यू दे देते हैं और इससे हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू मेज़र कर लेते हैं कि ओमेगा कितना होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा। एक हम वही जो अभी ये जैसा क्वेश्चन बनाया है इसी क्वेश्चन को ही हमने ले लिया। ये तो हो गया आपके अंदर से
पूरा का पूरा फिल है, ठीक है। और ये डिस्क है। यहाँ हम दोस्तों ये व्हील ले लेते हैं। व्हील अंदर से हॉलो होता है और ये एज ए रिंग हो गया, ठीक है। इसके लिए भी हम इसको रोटेट करते हैं और रोटेशन की कंडीशन दे दी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया और उससे हम क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, टॉर्क मेज़र कर लेते हैं। तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके कंडीशन है ये हम यहाँ मेज़र कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार ये जो रिंग है, तो अभी आपने क्या किया था, ये एक रिंग या डिस्क, इसको यहाँ हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। किसी भी पॉइंट के ऊपर यहाँ हमने इसको फिक्स कर दिया और फिर हम इसको रोटेट कर रहे हैं, यूँ इस तरह से ये रोटेट कर रहे हैं ओमेगा एंगल से। अब नेक्स्ट हम कंडीशन में क्या ले लेंगे, इस जो डिस्क है या रॉड है, यहाँ तो हमने इसको अर्थ के ऊपर पिवोटेड किया था और यहाँ हमने इसको सस्पेंडेड कर दिया। ये तो क्या किया था दोस्तों, पिवोटेड। यहाँ तो हमने किया था इसको पिवोटेड और यहाँ हम कर रहे हैं इसको सस्पेंडेड। सस्पेंडेड, ठीक है। यहाँ हम लटका रहे हैं, ये निलंबित कर रहे हैं, ठीक है। और ये हम क्या कर रहे हैं, किलकित कर रहे हैं। ये हम निलंबित कर रहे हैं और ये किलकित कर रहे हैं, क्लियर। तो इसमें हमने यहाँ क्या किया, ये फिक्स हो गया, ये इसके हिंज हो गया और इसकी वही रेडियस आर है और इसके साइड में हमने यहाँ क्या कर दिया, एक एम मास ले लेते हैं और यह स्लिपिंग नहीं कर रहा है, यानी फिसल नहीं रहा है, यह इसके ऊपर रोटेट कर रहा है, ठीक है। नो स्लिपिंग बिटवीन रॉप एंड पुली। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो ये हमने दोस्तों यहाँ केवल एक लगाई है और आर की वैल्यू है, यहाँ आपके टेंशन प्रोड्यूस होगा, टेंशन की वैल्यू यहाँ आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अन्यथा mg = t करके कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये m1 मास ले लीजिए और ये दोस्तों क्या है, m2 मास है। दो मास हम ले लेते हैं और इन दोनों मासों के लिए जो टॉर्क है, जो भी आपके टॉर्क है, आई है, अल्फ़ा है, ओमेगा है, ये हम यहाँ क्लियर करेंगे, ये हम यहाँ क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से यह भी एक आपकी कंडीशन हो जाती है। ऐसे ही टो इक्वल्स टू आई अल्फ़ा से रिलेटेड हम एक और आगे समझेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन हम और कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेंगे, एक स्क्वायर ले लीजिए या एक रेक्ट एंगल ले लीजिए, उसका भी हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने पीछे क्वेश्चन लिए हैं ये ऑल ऑफ साइड के ही हो गए। हमने ये रिंग, डिस्क या फिर इसको हम स्फेयर भी बोल सकते हैं, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा। बाकी हम इसको स्फेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से रॉड से रिलेटेड हमने सभी क्वेश्चन समझ ही लिए और हम नेक्स्ट जो इसी के अंदर ही आगे हम और समझने का प्रयास करेंगे और वो लेंगे
टाउ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा रिलेटेड हिंज फोर्स, हिंज फोर्सेस, हिंज फोर्सेस। ठीक है, ये हम और यहाँ आगे समझेंगे। हिंज फोर्स एज ए रिएक्शन फोर्स ही है। अब इस हिंज फोर्स में भी वही कंडीशन है, ये हमने एक रॉड ले ली, ये फोर्स अप्लाई कर दिया, इसको फिक्स कर दिया और वही एम एल है। तो हिंज फोर्स इसमें क्या होगी, कैसे होगी, वो हम यहाँ मेज़र करेंगे, इजीली हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस रोड को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे और इसके ऊपर ये 37 डिग्री एंगल ले लेंगे, तो हिंज फोर्स क्या होगी। ठीक है, ये अगले वाले कंडीशन में हो जाएगी। नेक्स्ट में हमने क्या किया है, यही रॉड है, इसको साइड में हमने पिवोटेड कर दिया और इसको रिलीज्ड कर दिया, तो क्या होगा। ठीक है, और इससे अगले वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको हम जो ये आपको दिखाई दे रही है, इसको हम किसी न किसी एंगल के ऊपर भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। फिर हम नेक्स्ट जो कंडीशन है, एक ट्रायंगल ले लेंगे जो पीछे आपने पढ़ा था। इस ट्रायंगल के किसी एक पॉइंट पर हिंज फोर्स क्या होगी। ठीक है, ओमेगा रोटेट कर रहा है और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को टफ करने के लिए हम इस पर वही ट्रायंगल लेंगे और एक फोर्स और लगा देंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल। तो ये आपके हिंज फोर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसके अंदर हो जाएंगे। तो ये हिंज फोर्स से रिलेटेड आपके जो पार्ट है वो भी हम यहाँ समझेंगे और साथ ही साथ जो ये क्वेश्चन बन रहे हैं अपने टाउ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, तो टाउ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा के जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम सॉल्व करने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं सभी के सभी क्वेश्चन 1 बाई 1 करके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमने यह लिया है कि ये आपके एक रॉड है जिसकी मास m है, लेंथ l है और इसको हमने यहाँ पाइवोटेड कर दिया। यदि हम मान लीजिए इसको पाइवोटेड कर देते हैं कहाँ से, सेंटर ऑफ मास से, तब तो दोस्तों इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ मास से यदि पाइवोटेड कर देते हैं तब तो उसमें ज़्यादा कोई आपके डिफरेंस नहीं आएगा। वो हम एक कंडीशन और लेंगे, उससे पहले आंसर थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं, यानी सिंपल बनाने की बजाय थोड़ा सा टफ करते हैं। और मान लीजिए ये है, ये आपको लग नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ ले लेता हूँ साइड में m लेंथ और m मास और l लेंथ और ये डिस्टेंस है दोस्तों l/4 और इस पर मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया F। आपको क्या मेज़र करना है, फाइंड अल्फ़ा, क्या मेज़र करना है, फाइंड अल्फ़ा। साथ ही साथ आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी मेज़र करना है t सेकंड में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी मेज़र करना है t सेकंड में। तो हम इसके लिए जानते हैं दोस्तों टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फ़ा, कंडीशन जानते हो। और टाउ इक्वल्स टू जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा r इंटू एफ, टाउ इक्वल्स टू r इंटू एफ और ये टाउ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है,
आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों? आर की वैल्यू यहाँ से हम मेज़र करेंगे। कहाँ से मेज़र करेंगे? सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास से इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? L/4 या फिर सॉरी, सेंटर ऑफ मास से नहीं, ये जो फोर्स अपन लगा रहे हैं उससे जो भी ये हिंज हमने की पिवोटेड हमने किया है वहाँ से हम ले रहे हैं, ये वाला है ना। यहाँ से ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगी L/4 इंटू F, ठीक है। और I की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी? I की वैल्यू आपकी हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हो जाएगा दोस्तों mL² mL² इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू L/4 इंटू F, ठीक है। ये हम यहाँ ले लेते हैं। तो I की वैल्यू आपके आ जाएगी mL²/12, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए आप सवाल में है क्या और करना क्या है। अब ये जो हमने कंडीशन ली है mL²/4 ये आप भली भांति जानते हो कि जो ये वाला जो पॉइंट है पाइवटेड पॉइंट, ये सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास से जो आपकी डिस्टेंस है वो है दोस्तों ये L/4, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो इसलिए ये सेंटर ऑफ मास कौन सा है दोस्तों? ये वाला है, ये वाला सेंटर ऑफ मास। और इससे हमने कितनी डिस्टेंस ली है? L/4, ये L/4 ली। अब इसमें यहाँ से हम क्या करेंगे? अल्फ़ा की वैल्यू मेज़र हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आपको थीटा निकालना है, उसके लिए आप जानते हो S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT² होता है, ठीक है। तो F की जगह थीटा हो गया, ये ओमेगा T और प्लस अल्फ़ा T²। ओमेगा या ओमेगा इनिशियल ले लीजिए। ओमेगा इनिशियल स्टार्टिंग में रोटेट नहीं कर रहा है, तो ये आपके 0 हो जाएगा। अल्फ़ा की जो वैल्यू है जो यहाँ से आपके आएगी वो आप यहाँ रख दोगे और ये आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर? अब इसमें देखिए दोस्तों 2-3 कंडीशन हो जाती हैं इस क्वेश्चन में। जैसे हमने यह रॉड ली है, ले ली। अब ये वाला जो पॉइंट है ये इसका है सेंटर ऑफ मास। ये वाला पॉइंट कितना है दोस्तों? सेंटर ऑफ मास। इस सेंटर ऑफ मास से L/4 डिस्टेंस पर यहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं। जो आपने अभी क्वेश्चन किया है, जो R है वो L/4 हो जाएगा और जो I है वो सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये जो पाइवटेड पॉइंट है ये यहाँ होता और ये इसके साइड से यूँ हम फोर्स लगाते और ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपके L/4 होती। समझिए, ध्यान दीजिए। तब जो आपके ये वाली जो लेंथ है ये तो अब भी L/4 है, तो जो लेंथ है वो तो L/4 ही रहेगी। R जो है डिस्टेंस है वो तो L/4 ही रहेगी, लेकिन I जो है दोस्तों वो हो जाएगा mL²/12, जो कि हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लेंगे। प्लस जो पैरेलल एक्सिस, क्योंकि ये आप जानते हो
जिसके रेस्पेक्ट में हमको सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेज़र करना होता है वो सेंटर ऑफ मास से प्लस m इंटू डी स्क्वायर। तो ये तो m सेंटर ऑफ मास से हो गया, ये m हो ही जाएगा और d हो जाएगा दोस्तों L/4 का होल स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा आपके L/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि ये I ना होकर I क्या है, I/ml² ना होकर ml² प्लस ml² आएगा। तब आपके जो वैल्यू आएगी दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये इस तरह से कंडीशन इसमें हो जाती हैं। तो ये आपके ध्यान देने वाली बात है जो आप ध्यान रखें। ये आपको पहले भी मैंने बताया था इस तरह से। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमने वही एक रॉड ली है, इसको इस बार फिक्स कर दिया इसके साइड में और लेंथ टोटल कितनी है दोस्तों L है। यहाँ हमने फोर्स लगाया है F और ये वाला एंगल कितना है 37 डिग्री। आपको फाइंड करना है अल्फ़ा और ए भी मेज़र करना चाहें एक्सीलरेशन वो भी आपके हो जाएगा। अब इसमें देखिए दोस्तों हम इसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं, ये हो जाएगा F cos 37 और ये हो जाएगा F sin 37। sin 37 आप जानते हो दोस्तों 3/5 होता है, ठीक है, और cos 37 होता है 4/5। अब ये जो cos 37 है ये तो अलोंग हो गया इसके लेंथ के, तो इसका तो कोई रोल है नहीं, ये तो इसको घुमाने में हेल्प नहीं करेगा। कौन हेल्प करेगा 3/5 और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे F से। तो ये वाला जो फोर्स है ये इसको रोटेट करवाएगा। यहाँ साइड में वही टाउ इक्वल्स टू, अब कोई क्वेश्चन में दम नहीं है दोस्तों, टाउ इक्वल्स टू I अल्फ़ा, तो I टाउ इक्वल्स टू I अल्फ़ा और टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, या मैं चलो थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ, टाउ इक्वल्स टू RF, तो ये हो गया I अल्फ़ा, R कितना है दोस्तों L हो जाएगा और इनटू F, और ये साइड में यहाँ जो है यानी परपेंडिकुलर है, ठीक है, पाइवटेड पॉइंट। तो ये जो भी एज होता है वहाँ से परपेंडिकुलर जो एक्सेस है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू नो वेरी वेल ml²/3 अल्फ़ा, ये L है और ये इनटू F है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। F को हम यहाँ ये क्या लिखेंगे, ये मान लीजिए F डैश और F क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है, F 3/5। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी A इक्वल्स टू R अल्फ़ा, R कितना है दोस्तों L, और अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो रख देना, जिससे किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके ये वाली आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे और ये आपके आ जाती है। अब इसमें एक बात और है दोस्तों सोचने की कि ये जो भी मूव कर रहा है आपके पार्टिकल है, जो साइड है ये मूव करेगा, तो ये मूव करने के लिए इसको पाइवटेड तो हमने यहाँ कर दिया, ठीक है, लेकिन ये यहाँ से मूव न करके इसके मूव करने के लिए हम यूँ मानेंगे ये सेंटर ऑफ मास से यह मूव करता है, फोर्स लगाएंगे, ठीक है, फोर्स लगाने पर
जो भी आपके इसमें मूवमेंट होगा वो मूवमेंट कहाँ से होगा दोस्तों, सेंटर ऑफ मास से। जो फोर्स लगाएंगे ना वो फोर्स, क्योंकि फोर्स टोटल जो फोर्स के लिए जो फोर्स अप्लाई की गई है वो किसको इक्विलिब्रियम स्टेट क्या आएगी, एम जी, जो कि एम कहाँ है, इसके सेंटर पर है। इसीलिए दोस्तों बस मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो आर है ये एल न लेकर क्या लिया जाएगा, L/2 लिया जाएगा, L/2 लिया जाएगा। ठीक है, और यह कंडीशन अगला देगा, ये बात आप ध्यान रखें, अगला यह कंडीशन देगा, अगला यह कहेगा आपको। ठीक है, अगला यह आपको कहता है कि ये R तो हो जाएगी L/2, ये अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ रख लोगे, और ये जो A है ये कहेगा सेंटर ऑफ मास से इमीडिएटली जो पास हो रहा है वो आपकी वैल्यू मेज़र करनी है। तो यदि ये A सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लेंगे तो स्वाभाविक है डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। नेक्स्ट हम दोस्तों क्या ले रहे हैं, एक और क्वेश्चन कि ये लेंथ है, लेंथ कितनी है, वही मास m है, L लेंथ है, और इस बार हमने इसको पाइवटेड किया है L/4 से, A से L/4 डिस्टेंस से। तो दोस्तों ये जो साइड वाली जो आपके लेंथ बच जाएगी वो फोर्स F परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे हैं, किसी एंगल पर भी ले लेते, फिर इसके कंपोनेंट ले लेते, तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, टाउ इक्वल्स टू RF और ये I α RF। तो I कितना हो जाएगा दोस्तों, I यहाँ हम यदि एज से इसको, हाँ एज से तो लेंगे नहीं क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में जब हमको लेना है तो यहाँ हम क्या लेंगे, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के लिए होता है mL/12, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है जो इसके है, ये हो जाएगी mL/, यानी L/4 है। ये वाली डिस्टेंस भी तो दोस्तों L/4 ही है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगी mL/12 प्लस mL/16, R जो है वो हो जाएगी 3L/4 इंटू F, 3L/4 इंटू F। ठीक है, इससे यह हम सॉल्व कर लेंगे। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखो दोस्तों हमने क्या किया, ये एक आपके वो ले लिया, रॉड ले ली, और इसको हमने पाइवोटेड साइड में कर दिया, और इसको हमने इस बार रिलीज्ड कर दिया, यानी कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया। रिलीज़ करने पर ये इसका सेंटर ऑफ मास है, mg आप जानते हो दोस्तों नीचे की तरफ आएगा। आपको अल्फ़ा मेज़र करना है, इमिडिएटली ये रिलीज़ हो जाता है। तो टाउ क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू RF, ठीक है, और टाउ इक्वल्स टू I अल्फ़ा। R कितना हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ सेंटर ऑफ मास है जिस पर इस पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और ये डिस्टेंस हो गई R की L/2, और F किसके इक्वल हो जाएगा, mg के, और यहाँ आप जानते ही हो ये होती है mL/3, mL/3, और इंटू अल्फ़ा और L/2 इंटू mg। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपके किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा की 3g/2l आ जाएगा, 3g/2l। क्लियर, ये आपके आ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो यह बोल रहा है कि वही रोड है, इसको हमने साइड में पाइवटेड कर दिया है, ठीक है, और ये जो रोड है ये घूमते घूमते कुछ समय बाद में 37 डिग्री एंगल के ऊपर यहाँ
ठीक है, ये पाइवटेड है, यहाँ आ जाती है और हमने इसको रॉड को रिलीज्ड कर दिया है। तो अल्फ़ा की वैल्यू मेज़र करनी है। ये कह रहा है कि जब यह 37 डिग्री एंगल बनाती है हॉरिजेंटल से, हॉरिजेंटल से 37 डिग्री एंगल बनाती है। तो इसमें दोस्तों आप क्या देख रहे हो कि जब ये यहाँ आ जाएगी तो mg तो नीचे की तरफ है और ये वाला जो एंगल है इससे ये 37 है, ये वाला एंगल हो जाएगा दोस्तों 53 डिग्री। तो क्यों, तो ये हो जाएगा mg cos 53, ठीक है, ये हो जाएगा mg 37 इधर नहीं होगा दोस्तों, कोस इधर नहीं होगा, सॉरी, तो ये वाला हो जाएगा 53 डिग्री। क्लियर। अब ये mg है तो आपके ये वाला जो एंगल है जो इसके साथ 90 है, ये वाला एंगल कितना है 37, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है 37, तो ये तो 53 डिग्री है इसके अकॉर्डिंग लो, तब ये आएगा mg cos 37 और ये वाला आएगा mg sin 37, ठीक है। और यदि यह आप 50 डिग्री के फॉर्म में लेना चाहो तब ये दोस्तों बन जाएगा cos 53 और ये वाला हो जाएगा आपके sin 53, sin 53, ठीक है। इसके साथ एंगल कितना बन रहा है 53 डिग्री। तो आई थिंक यह अब क्लियर है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, कॉस के रूप में ले लीजिए या साइन के रूप में ले लीजिए, ये वाला यहाँ बन जाता है। इसको मैं फिर से बना देता हूँ आपकी सुविधा अनुसार कि यहाँ हमने ये पिवोटेड पॉइंट लिया है और ये वाला जो आपके इस रॉड के परपेंडी अलोंग द डायरेक्शन है ये तो है mg sin 37 और इसके जो परपेंडिकुलर है वो है mg cos 37। क्लियर। ये सारा का सारा कहाँ लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पर। अब टाउ इक्वल्स टू कितना हो गया RF और ये है I अल्फ़ा। R कितना है दोस्तों, सेंटर ऑफ मास से ये हो जाएगी डिस्टेंस L/2 और F कौन सा लेंगे, F परपेंडिकुलर। तो F परपेंडिकुलर क्या है mg cos 37 यानी sin 37 3/5, तो ये हो जाएगा 4/5। ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 4/5, ठीक है। और यहाँ हम ले रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में यानी कि साइड में, तो ये I होता है ml² और इनटू क्या आएगा अल्फ़ा और ये आपके यहाँ जो है वो है ही, ठीक है। ये क्रॉस है दोस्तों, इक्वल्स टू हो जाएगा L/2 mg 4/5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने इसमें और कंडीशन ले ली है। तो ये रॉड से रिलेटेड सभी,
तो ये रॉड से रिलेटेड लगभग सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपके एक डिस्क या रिंग की। इसको हमने दोस्तों इस तरह से, जैसे ये पंखा चलाते हैं, पाइवटेड कर दिया सेंटर पर, डिस्टेंस r है, ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया अगले ने, मान लीजिए जो भी है, इस पर हमने फोर्स भी अप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों जो भी वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टाउ इक्वल्स टू, या मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ अब, आई अल्फ़ा इक्वल्स टू आर एफ, ठीक है। तो आई की जो वैल्यू दे रखी है गिवन वो लिख ही देंगे, आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है या जो भी वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे। एफ परपेंडिकुलर लग ही रहा है, वो यहाँ हम ले लेंगे। जो वैल्यू यदि कुछ दे रखी हो आई की, अल्फ़ा की, क्योंकि आई ml स्क्वायर ही होता है, यदि डिस्क होती वही ये ml स्क्वायर या mr स्क्वायर रिंग, और डिस्क के लिए mr स्क्वायर अपॉन 2, यदि ये स्फेयर होता तो mr स्क्वायर अपॉन 5, यदि होलो स्फेयर होता, ये सॉलिड है, तो 2/3 mr स्क्वायर। इसमें से कोई भी कंडीशन हम ले लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसमें यदि और कंडीशन पूछ ले v ओमेगा, तो v इक्वल्स टू u प्लस AT, यानी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल प्लस अल्फ़ा t। यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू आए वो रख दीजिए। इनिशियल जो वैल्यू है ओमेगा की वो हम जनरली 0 ले लेते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट में भी हम यदि इसकी वैल्यू दे देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग हो रहा है, और ओमेगा के अकॉर्डिंग यदि हम डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के फॉर्म में ले लेंगे, है ना, तो भी यहाँ आप वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे ये लिख दे ओमेगा कितना हो गया, 50 RPM हो गया, है ना, 15 रेडियस पर मीटर के अकॉर्डिंग हो गया, तो टॉर्क रेस्ट मिनट की फॉर्म में जो भी हम लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट यदि लैमिना ले ले, मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये आपके जैसे पंखा है, यूँ पंखा झूलता है, ये ओमेगा एंगल से यूँ मूव कर रहा है, और ये एक आपके स्क्वायर लैमिना है, स्क्वायर लैमिना है, वर्गाकार खंड है। तो इसके लिए क्या आएगा दोस्तों, आई अल्फ़ा इक्वल्स टू आर एफ, है ना, आई अल्फ़ा इक्वल्स टू आर एफ। तो आई की वैल्यू तो दोस्तों ये साइड में है ना, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो आई की वैल्यू तो आई थिंक क्लियर है, ma स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगी, ठीक है। और टॉ की वैल्यू, टॉ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, तो ये ma स्क्वायर अपॉन 3 होगी या नहीं होगी, ये नहीं होगी दोस्तों। ये तो आप इसमें जानते भी हो, आई थिंक ma स्क्वायर अपॉन 3, तो इसमें कब होती है, जब हम एक रॉड ले लेते हैं और इस रॉड के साइड में यहाँ जो हम लेते हैं एक एक्सेस, परपेंडिकुलर एक्सेस, ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है, a/2 होती है। इसके रेस्पेक्ट में हम लेते हैं।
सेंटर ऑफ मास से जो पासेज होती है, तो ये वाली यहाँ याद रखें, कंडीशन नहीं लगानी है। जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो आपके सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जो भी रॉड है इसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन ma² है, प्लस बीच की जो डिस्टेंस है x वाली जो a/2 है, तो ये हो जाएगी ma²/4। ठीक है, तो I डैश कितना आएगा दोस्तों, ma²/3 ही आएगा, जो कि हमने शुरू में जो गलत माना था वही होगी। ठीक है, क्या आएगी दोस्तों, वही होगी। ये हम सोच रहे हैं ये गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। डायरेक्ट भी आप वैल्यू लिख सकते थे, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब इसमें आपके यदि F एक्स्ट्रा कोई फोर्स दे रखा है तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। R जैसे मान लीजिए यहाँ से ये फोर्स लगा दिया, तो फिर इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू ले लेंगे। फोर्स की वैल्यू यहाँ हो जाएगी R, फोर्स की वैल्यू जो है R की वैल्यू a/2 हो जाएगी। I ma²/3 ही होगी, ma²/3 ही होगी। क्लियर। नेक्स्ट है वो हम यहाँ देखें, तो ये दोस्तों इस बार हमने क्या कर दिया, एक रॉड एक यूँ इस तरह से सरफेस ले लेते हैं और हमने क्या कर दिया, इस सस्पेंड कर दिया, लटका दिया। किसको, एक डिस्क को, और उस पर हमने ये एक मास लटका दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा है फाइंड ए एक्सीलरेशन। ठीक है, यूँ इस तरह से हमने इसको लटका दिया और ये एक मास यहाँ हमने इसमें लटका देते हैं। तो इस सिचुएशन में दोस्तों क्या आएगा, टाउ आप जानते हो I अल्फ़ा है और ये RF है, तो R तो कितना है दोस्तों R, और ये फोर्स जो नीचे लग रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, टेंशन के। वो किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, टेंशन के इक्वल हो जाएगा। हो गया R/T। और फिर उसके बाद में यहाँ हम I की वैल्यू जो भी यहाँ गिवन है वो लिख लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से तो दोस्तों क्या आया, I और अल्फ़ा को यदि हम A की फॉर्म में लिखें तो A = आप जानते हो R अल्फ़ा होता है, तो अल्फ़ा हो जाएगा A/R। और यहाँ से दोस्तों किसकी वैल्यू आ जाएगी, T की वैल्यू आ जाती है। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, T की वैल्यू आ जाएगी, टेंशन की। ठीक है, अब इसमें यह कह रहा है कि ये जो बॉडी है ये नीचे की तरफ यूँ मूव कर रही है A एक्सीलरेशन से। तो ये दोस्तों आप जानते हो, चाहे मैं नेक्स्ट में लिख देता हूँ, ये होती है ma = नीचे की तरफ क्या है mg, और mg माइनस क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ से आप a की वैल्यू ले सकते हो, t की वैल्यू जो आई है IA/R², वो आप रख सकते हो और इजीली सॉल्व हो जाएगी। A = ये क्या आ जाएगा दोस्तों, mg। ठीक है,
और इधर चला जाएगा, ये टी इधर चला जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ए इक्वस टू एक्सीलरेशन ए इक्वस टू एम जी अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट रखो और मेज़र कर लो। ऐसे ही नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन में हम क्या करें कि मान लीजिए एक की बजाय इस पर इस तरह से यह है m1 और m2, दो यदि लग जाते हैं मास इसके ऊपर लटका दिए जाते हैं, तो दोस्तों क्या होगा, ये यहाँ हिंज हो गया। m2 इज़ ग्रेटर देन, मान लीजिए m1 है, तो एक्सीलरेशन की आप ये पहले जानते भी हो, m2 माइनस m1 अपॉन इंटू जी अपॉन क्या होता है m1 प्लस m2। ठीक है, और प्लस में दोस्तों क्या आ जाएगा, आई अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। जैसे पीछे किया था ना, वैसे ही हो जाएगा। अब ये आया कैसे, इसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, m2 ये वैल्यू होती है, पीछे जब आप पढ़ते हो वो है इतना ही पढ़ते हो, m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, प्लस एक्स्ट्रा यहाँ और जुड़ जाएगा आई अपॉन आर स्क्वायर। कब, जब आपके दो मास हो, सिंगल मास हो, ठीक है, तब अभी कंडीशन किया ही था, वहाँ m अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। अभी पीछे देखो आपने किया था ये वाला एम जी अपॉन एम आई अपॉन आर स्क्वायर, और यदि दो हो जाएंगे तब आपके m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 आई अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हम दोस्तों इसी के अंदर ही हम एक हिंज फोर्स की बात करें। किसकी बात करते हैं, हिंज फोर्सेस एज ए रिएक्शन फोर्सेज। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, कैसे होगा, वो हम और समझते हैं कि मान लीजिए ये पीछे तो हमने क्लियर कर ही लिया था, सिंपल सा है कि एक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ जो आपके इसको रॉड को हमने क्या कर रखा है, पिवोटेड कर रखा है। ठीक है, फिक्स कर रखा है, m मास है, l लेंथ है, तो आपको इसमें अल्फ़ा की वैल्यू मेज़र करनी है, साथ में आपको एक्सीलरेशन मेज़र करना है जो कि सेंटर ऑफ मास पर है, और रिएक्शन फोर्स जो है वो ऑफर्ड बाय हिंज ऑफ द रॉड, ये भी आपको मेज़र करना है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, कैसे करेंगे, समझते चलिए। टोटल टाउ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा आप जानते हो, और ये आर एफ है ही, तो आई की आई जो है वो तो आप जानते हो एम एल स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ। एल लेंथ है, और ये साइड में जो भी आपके टेंजेंट लाइन है या परपेंडिकुलर एक्सिस है, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस टू रॉड एज, ठीक है, जो एज ऑफ रॉड, तो ये हो जाएगा, और इनटू अल्फ़ा है ही, आर की वैल्यू एल इंटू एफ हो जाएगी। ये तो सिंपल आपके इसमें आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे इसमें आ जाता है। फिर
फिर उसके बाद में हम AT की वैल्यू निकालें तो इसके लिए भी पीछे क्लियर किया था, सेंटर ऑफ मास से यूं घूमेगा तो इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक तो लगता है टेंजेंशियल फोर्स और एक लगता है एक्सेलरेशन फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स होता है d⍵/dt, एक्सेलरेशन फोर्स होता है r⍵² या v²/r। ठीक है, तो यदि ये ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा 0 है, तो स्वाभाविक है कि आपके सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, वो भी आपके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमने एक नॉर्मल बातें की। अब हम हिंज फोर्स की बात करें। अब दोस्तों ये जो आपके रॉड है इसके ऊपर हिंज फोर्स जो है यानी परपेंडिकुलर फोर्स वो या तो एक्स अक्ष में हो सकती है या फिर वाई अक्ष में हो सकती है। फोर्स हम एक नीचे की तरफ अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ फोर्स हैं जो इसमें लग रही हैं, साथ ही साथ जो इसका सेंटर है उस पर भी ऊपर की तरफ लग रही है। ठीक है, ये टेंजेंटियल फोर्स और अंदर की तरफ लग रही है आपके सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये इतनी फोर्स इसमें यहाँ सारी की सारी। हिंज फोर्स जो है, रिएक्शन फोर्स है, वो एक्स अक्ष में है, वाई अक्ष में है, इसका हमको कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब ये देखिए दोस्तों, n1 की डायरेक्शन इधर है और ये जो एक्सेलरेशन है वो किधर है दोस्तों, अंदर की तरफ। तो n ma तो m × ac, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, n1 ac, तो ये हो जाएगा AC 0 है तो n1 भी आपके 0 हो जाएगा। ऐसे ही n2 ऊपर की तरफ, F भी ऊपर की तरफ है ना, और ये जो n2 है, F है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, m × 80 के हो जाएगी। और 80 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये पीछे आप निकाल चुके हो, 3F/2m। 80 की वैल्यू निकाल चुके हो, है ना। 80 की वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हो, टेंजेंशियल देखिए ये पीछे 80 d⍵/dt होता है, तो ओमेगा के अकॉर्डिंग इनको हमने 0 कर दिया। A = r⍵ भी होता है। ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ओमेगा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है तो वो आपके 0 है। हाँ तो दोस्तों एक बार हम तुरंत प्रभाव से पीछे का रिवीजन कर लेते हैं। ये आपने क्लियर कर लिया था, ये भी क्लियर कर लिया था। फिर उसके बाद में यहाँ हम हिंज फोर्स की बात कर रहे हैं। हिंज फोर्स वह फोर्स है, रिएक्शन फोर्स, जो कि एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन में है, ये हमको क्लियर नहीं है। तो ये दोस्तों क्लियर नहीं है, तो इसको क्लियर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं वो समझते हैं इजीली। ठीक है, इसके लिए सिंपल सा ये है कि हमने एक रॉड ली है, इसको पाइवोटेड कर दिया साइड से, तो I⍵ = RF, R की वैल्यू L है और
आई की ml²/3 यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। यदि ये यूनिफॉर्म है तब तो ओमेगा की वैल्यू 0, तो SC और AT दोनों 0 हो जाएंगी, ठीक है। और यदि ये नॉन यूनिफॉर्म है तब इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। अब इसमें हिंज फोर्स हम किधर ले रहे हैं दोस्तों, एक्स अक्स में और वाई अक्स में। N1 और N2 फोर्स एक ऊपर की तरफ लग रही है, AT ऊपर की तरफ है, तो N2 और F ऊपर की तरफ है, ठीक है। और ये जो AT है और 3F/2m है, 80 और 3F/2m है। ये किधर लग रहा है दोस्तों, ये भी देख लीजिए, अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो ये 80 और ये N2 और F ऊपर की तरफ है और N2 भी ऊपर की तरफ है, तो इक्वल्स टू हो जाएगा M80 इक्वल्स टू हो जाएगा M80। तो यहाँ हम AT की वैल्यू रख देते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यह सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों कि इस बार ये एक रॉड ली है हमने, इसको बीच में से सेंटर ऑफ मास से पाइवोटेड कर दिया, तो AT इक्वल्स टू R अल्फ़ा, R की वैल्यू 0 है, तो यहाँ घूमने का तो कोई मतलब नहीं है। F साइन थीटा, F कोस थीटा, ये दो कंपोनेंट हैं, I अल्फ़ा इक्वल्स टू RF, ये आप भली भांति जानते हो। अब देखिए दोस्तों, N1 और N2 दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक फोर्स का कंपोनेंट कॉस थीटा और साइन थीटा, तो ये वाले आपके आ जाएंगे। तो N1 4F/4 को इक्वल कर देगा, ये 3F/5 N1, और N2 जो है वो 4F/5 को कर देगा। दोनों के दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। आई थिंक क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट दोस्तों क्या है कि वही रॉड है, इस रॉड को हमने यहाँ से पाइवोटेड कर दिया, M मास L लेंथ, और इसको हमने रिलीज़ कर दिया। तो वही टाउ क्या होता है, I अल्फ़ा, और ये RF, ये साइड में इसको पाइवोटेड कर रखा है बार बार, न जाने कितनी बार, ये L है, ठीक है। रिलीज़ करने पर ये मूव करेगा, तो यहाँ से तो मूव करेगा नहीं, सेंटर ऑफ मास से ही मूव करेगा, तो ये L/2 इंटू F हो जाएगा। क्लियर, ये अल्फ़ा की वैल्यू हो जाती है। अब इसके ऊपर इनिशियली यदि हम लेते हैं स्टार्टिंग में, तो AC जो है वो तो 0 हो जाएगा, 80 की कुछ ना कुछ यहाँ दोस्तों वैल्यू आती है, वो 0 होगी नहीं, वो R अल्फ़ा की फॉर्म में हो जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से रख देना और R की वैल्यू L/2 हो जाएगी, ठीक है। ये आपके कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें कि ये पाइवोटेड पॉइंट है, इस पर N2 हिंज फोर्स और ये N1 हिंज फोर्स, ठीक है। Mg किधर लग रहा है दोस्तों, नीचे की तरफ लग रहा है ना, और 80, ठीक है, बस यही फोर्स लग रहे हैं। तो Mg माइनस N1 और इक्वल्स टू
N1 फोर्स या mg माइनस N2, mg और N2 इक्वस टू कितना हो जाएगा, M80 के इक्वस टू कितना हो जाएगा, M80 के। क्लियर है? या यूँ समझ लीजिए mg प्लस 80 ये इधर आ जाएंगे और N2 ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये वाला आपके यहाँ से हो जाता है, ये N2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो N2 इक्वल्स टू mg माइनस M80 आ जाएगी, 80 की वैल्यू पीछे से रख देना और इसको सॉल्व हो जाएगी। N1 जो है वो AC के इक्वल है और AC क्या है, स्टार्टिंग में 0 है, AC क्या है, 0 है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए देखिए देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हमने एक ये लिया है ट्राइंगल और यहाँ हमने एक A पॉइंट है, यहाँ मास M है, ये इसका B वर्टेक्स है, यहाँ भी मास M है और ये C वर्टेक्स है, यहाँ भी मास M है। ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो आपको फाइंड हिंज फोर्स मेज़र करनी है। यूँ इस तरह से यह मूव कर रहा है, यूँ मूव कर रहा है, तो ये दोस्तों क्लियर है। जहाँ से हमने इसको फिक्स कर रखा है वो वाला पॉइंट है, वो कांस्टेंट है, तो इसको घूमने का जो टाउ है, टाउ क्या होगा, आर। तो आर की वैल्यू तो दोस्तों आ ही नहीं रही, यहीं से इसको लटका रखा है, यहीं से हम इसको घुमा रखे हैं, तो टाउ 0, अल्फ़ा 0, ठीक है, और 80 है वो 0 हो जाएगा। AC है दोस्तों वो होता है R ओमेगा स्क्वायर, तो R की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इसके आपके ये आप जानते हो कितनी होती है, L है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो ये जो R है ये हो जाएगा R/√3। ठीक है, R न लेकर इसके दोस्तों L ले लीजिए, नहीं ये तो R ही है और ये हो जाएगा L/√3। क्लियर? ये AC की वैल्यू ओमेगा यहाँ 0 नहीं है, स्टार्टिंग में कांस्टेंट यूँ मूव कर रहा है। ठीक है, ये आपके यहाँ हो जाता है। अब इसमें हम हिंज फोर्स की बात करें तो वो कैसे निकलेगा, वो आप देखिए। हिंज फोर्स के लिए ये आपके ट्राइंगल है, ये N1 है और ये N2 है। 80 इक्वल्स टू 0, AC नॉट 0। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए ये ध्यान रखें कि ये जो आपके ट्राइंगल में जो रेशियो है वो है 2:1। ट्राइंगल में जो रेशियो होता है आपने थोड़ी बहुत 11th-12th में पढ़ी होगी, वो 2:1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसको हम आगे समझना चाहें तो कैसे करेंगे दोस्तों, N1 जो है वो इक्वल हो जाएगा √3 ml ओमेगा स्क्वायर के।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ जो N1 है उसके ऊपर टोटल जो मास है ये m यानी कि 3m हो गया। ठीक है, ऊपर की तरफ हो गया N1, इधर हो क्या हो गया दोस्तों N2, इधर क्या हो गया N2। तो N1 कितना आ जाएगा? N1 आ जाएगा जो कि एक्सीलरेशन है, ये हो जाएगा 3m इंटू AC, 3m इंटू AC। और AC की वैल्यू दोस्तों पीछे आप निकाल चुके हो। AC की वैल्यू आई थी L/√3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तब ये इससे कैंसिल होकर √3 L ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। और N2 जो है वो किसके इक्वल है? 80 के। और 80 क्या है दोस्तों? 0 है। 80 क्या है? 0 है। R की वैल्यू L/√3 आती है यहाँ से यहाँ तक। वो कैसे आई? वो H ले लीजिए, H आएगा L sin 60, क्योंकि ये 60 है तो L√3/2 हो जाएगा, L√3/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमको ये 2/1 का रेशियो लेना है, इसलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा L/√3। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, और इसको समराइज्ड करके मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको हिंज फोर्स, जिसका हम एक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, साथ ही साथ टाउ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हमने किए, आपको क्लियर हुए होंगे। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। आपने इतना कीमती समय इस वीडियो को देखने में दिया, पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।